हेलो डियर स्टूडेंट्स। आज हम लोग मोदानी वर्सेस गांडोस पर डिस्कशन करेंगे। मोटे तौर पर मोदी और अडानी के बीच जो गठजोड़ है, दोनों गुजरात से आते हैं। अडानी जाने माने उद्योगपति हैं और मोदी साहब देश के प्रधानमंत्री हैं। आप सभी लोग पता है, राहुल गांधी इस मुद्दे को बहुत बड़े जोर शोर से उठा रहे हैं और उनकी वजह समूचे कांग्रेसी और विपक्षी दल में कुछ विपक्षी दल भी उनका साथ दे रहे हैं। हालांकि इस मुद्दे पर कुछ विपक्षी दलों ने तो किनारा कर लिया है, जैसे समाजवादी पार्टी, तृणमूल कांग्रेस, आरजेडी। लेकिन कुछ विपक्षी दल अभी भी असमंजस में, जैसे शिवसेना, और कुछ विपक्षी दल अभी डिसीजन नहीं ले पा रहे हैं और इस वजह से इनके साथ हैं। यानी जैसे डीएमके, एमके स्टालिन वाला डीएमके जो तमिलनाडु में एक्टिव है, वहाँ सरकार में भी है, वह इनडिसीजन की स्थिति में है। इस वजह से इनका असमंजस की स्थिति में तो शिवसेना है, यानी डिलेमा में शिवसेना है कि इधर जाए उधर जाए। उद्धव ठाकरे राहुल गांधी के पक्ष में बयान देते हैं और उद्धव ठाकरे तृणमूल कांग्रेस के बारे में बयान देते हैं। तो संजय राउत इनके कांग्रेस के बारे में बयान देते हैं, राहुल गांधी का समर्थन करते हैं। प्रियंका चतुर्वेदी दोनों के बीच में रहती हैं। इसी प्रकार से एमके स्टालिन ने भी कोई फाइनल फैसला नहीं किया है, लेकिन तत्काल में उनके पार्टी के कुछ लोग हम देख रहे हैं, जैसे शिवा वगैरह, ये लोग राहुल गांधी के हाँ में हाँ मिला रहे हैं। चूंकि अदानी तमिलनाडु में भी एक्टिव रहे हैं, तो हमको उम्मीद कम ही है कि लंबे समय तक वो भी इनका साथ दे पाएंगे। अब चूंकि ये राहुल गांधी के ईगो का प्रश्न है, इस वजह से ये मोदानी मोदानी यानी नरेंद्र मोदी और अदानी दोनों का मिला करके मोदानी मोदानी चिल्ला रहे हैं। तो बीजेपी वाले भी कम शातिर नहीं हैं। उन्होंने गांडोस टर्म हरियाणा में एक सज्जन है, वो भी यूट्यूबर है, वो तो कह रहे थे बढ़िया होता है, यानी वो बीजेपी के अंधभक्त लगते हैं, गांडूस नाम रख देते। लेकिन गांडोस यानी गांधी और सोरोस के रिलेशन पर गांडोस नाम रखा है। तो आज हम लोग इन्हीं दोनों पर चर्चा करेंगे। एक्चुअली अदानी ने सोलर पावर के क्षेत्र में निवेश के लिए हरी झंडी दिखाया था राजस्थान में। तो वहाँ की अशोक गहलोत की सरकार, उस समय कांग्रेसी सरकार अशोक गहलोत के नेतृत्व में चल रही थी, उन्होंने 60,000 करोड़ रुपए के प्रोजेक्ट को मंजूरी दिया था। इसी प्रकार से एक अन्य फील्ड में निवेश के लिए छत्तीसगढ़ में भी कांग्रेस की सरकार थी भूपेश बघेल के नेतृत्व में, तो भूपेश बघेल की सरकार ने हरी झंडी दिया था। और अभी हाल में तेलंगाना की सरकार रेवंत रेड्डी की अध्यक्षता में चल रही, वो भी कांग्रेसी सरकार है, उसने इस मामले में हरी झंडी दिया है। इसके पहले जगन मोहन रेड्डी साहब आंध्र प्रदेश के चीफ मिनिस्टर थे, उन्होंने इस संबंध में अडानी को हरी झंडी दिया था एक दूसरे फील्ड में निवेश के लिए, यानी मुख्य रूप से ऊर्जा, खनन और बंदरगाह, इसी तीन में निवेश की को हरी झंडी दी गई है, जिसमें ऊर्जा और खनन प्रमुख है भारत में। और एमके स्टालिन ने तमिलनाडु के बारे में भी कहा जा रहा है, उसने भी अदानी को इनवाइट किया था, ममता बनर्जी ने भी इनवाइट किया था अदानी को। तो मोटे तौर पर अदानी का निवेश हर जगह हुआ है, चूंकि वो गुजरात से आते हैं और एक जाने माने उद्योगपति हैं, और अमेरिका के निचली अदालत ने उनके ऊपर चार्ज फ्रेम करने का आदेश दिया है। और वहाँ जो न्यूज़पेपर निकलते हैं जो वामपंथियों के चंगुल में हैं बीजेपी के अनुसार, जैसे वाशिंगटन डीसी, न्यूयॉर्क टाइम्स, वो नेशनलिस्ट हिंदू नेशनलिस्ट गवर्नमेंट कह के पुकारते हैं भारत की सरकार को, या हिंदू नेशनलिस्ट इंडिया कह के पुकारते हैं। दूसरे शब्दों में यहाँ हिंदुओं के डोमिनेंस के कारण उसको हिंदू नेशनलिस्ट का नाम दिया देते हैं। वो मोटे तौर पर आप कह सकते हैं कि ये लोग जो है अमेरिका में रहने वाले जो लोग हैं, वो लोग भारत विरोधी एजेंडा चला रहे हैं बीजेपी के अनुसार, मेरे अनुसार नहीं, बीजेपी के अनुसार। और उस एजेंडा में, उस मुहिम में राहुल गांधी और उनका पूरा परिवार शामिल है।
कल ही आपको बताया था किस प्रकार से सोरोस इकोनॉमिक डेवलपमेंट फंड का निर्माण किया गया। ओसीसीआरपी वैसे आया तो 2006 में, लेकिन 1994 से इसको दूसरे रूप में अमेरिकी सरकार फंड दे रही है। हालांकि इस फंड का निर्माण, राज्य से फंड दिए जाने का निर्माण इस तरह के पत्रकारिता या खोजी पत्रकारिता को 1961 में हुआ था। और सोनिया गांधी के ऊपर आरोप है कि वो सह प्रेसिडेंट हैं, सह अध्यक्ष हैं उस फोरम की, जिसका उद्देश्य डेमोक्रेसी की स्थापना करना है। चूंकि जॉर्ज सोरोस जो हंगरी के रहने वाले, बुडापेस्ट में उनका जन्म हुआ था, 92 साल से ऊपर की उनकी उम्र हो गई है। माना जाता है कि वो भारत की सरकार को, जो नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में चल रही है, उसको डिक्टेटरशिप का करार देते हैं। और अभी जहाँ भी तख्ता पलट हो रहा है, चाहे बांग्लादेश की घटना हो, चाहे सीरिया की घटना हो, चाहे श्रीलंका किसके पहले की घटना हो, यानी लोगों ने विद्रोह करके या विद्रोहियों ने विद्रोह करके जहाँ भी तख्ता पलटा है सरकार का, उसमें डायरेक्टली या इनडायरेक्टली उनका हाथ है, जॉर्ज सोरोस का। तो श्रीमती इंदिरा गांधी के ऊपर आरोप ये है कि वो जॉर्ज सोरोस द्वारा फंडेड एक फोरम है, फोरम ऑफ लीडरशिप, डेमोक्रेटिक लीडरशिप इन एशिया एंड पैसिफिक, उसके सह अध्यक्ष हैं। और ओसीसीआरपी रिपोर्टिंग प्रोजेक्ट, यानी ऑर्गेनाइज्ड क्राइम एंड करप्शन रिपोर्टिंग प्रोजेक्ट, पूरा उसका फुल फॉर्म है। उस संबंध में जो कुछ भी हो रहा है, राहुल गांधी अमेरिकी कोर्ट द्वारा दिए गए इस आदेश को मुद्दा बना करके भारत में जो अदानी को घेरने की कोशिश कर रहे हैं, वो अपनी उस बात को जस्टिफाई करने की कोशिश कर रहे हैं जिसमें उन्होंने बहुत पहले ही अदानी और नरेंद्र मोदी के मित्रता के बारे में खुलासा किया था। लेकिन भारतीयों में अधिकांश बीजेपी के जिसमें सदस्य हैं, उनका कहना है कि भाई भारतीय उद्योगपति को कमजोर करने का जो कुचक्र चला जा रहा है अमेरिका में, उसमें उसी सांठ-गांठ में राहुल गांधी भी शामिल हैं। यानी सोनिया गांधी और राहुल गांधी दोनों को लपेट लिया है। सोनिया गांधी को जब से सोरोस से जोड़ा है, तब से लोकसभा राज्यसभा में हंगामा खड़ा हो गया है। कल आपको डिस्कस किया था किस तरह से अनुच्छेद 67B के अंतर्गत राज्यसभा के पदेन सभापति और भारत के उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ के विरुद्ध एक अविश्वास प्रस्ताव, जिसको अविश्वास प्रस्ताव कहा जा रहा है, एक्चुअली वो रिमूवल का प्रस्ताव है, नोटिस दिया है। 60 सांसदों ने उस पर राज्यसभा के हस्ताक्षर भी कर दिया है और वो राज्यसभा के महासचिव को भेज दिया गया है। अब वो इस सत्र में अगर पारित नहीं होगा, जो सत्र ही कम बचा है, तो ऐसी दिशा में वह कभी पारित नहीं हो पाएगा। अगर सत्र बचा होता तो स्पीकर या जो भी राज्यसभा के पदेन सभापति या जो भी है वो सत्र, हालांकि इसका मतलब राज्यसभा से ही है, स्पीकर से नहीं, यानी लोकसभा से है नहीं। लोकसभा तो बाद में सहमत होगा, लेकिन राज्यसभा की जहाँ तक बात है तो सत्र उसके पहले समाप्ति नहीं किया जा सकता, चाहे साइन डाई हो चाहे सत्र समापन हो। सत्र समापन का अधिकार राष्ट्रपति को होता है, पी से प्रोरोगेशन, पी से प्रेसिडेंट, जबकि एडजर्नमेंट साइन डाई करने का अधिकार प्रिजाइडिंग अफसर का होता है। यानी राज्यसभा के पदेन सभापति भी कर सकते हैं, राज्यसभा के उपसभापति भी कर सकते हैं। राज्यसभा के जो पैनल में 6 लोग शामिल हैं जो बारी बारी से पीठासीन अधिकारी का काम करते हैं अल्फाबेटिकल ऑर्डर में, वो भी, उनमें से भी कोई कर सकता है, बशर्ते ये किस तरह का कोई हिंट हो। जनरली एडजर्न साइन डाई का प्रयोग, यानी अनिश्चित काल के लिए स्थगन का प्रस्ताव, जनरली राज्यसभा के पदेन सभापति या उपसभापति ही करते हैं। उपसभापति डी फैक्टो प्रिजाइडिंग अफसर होता है राज्यसभा का, क्योंकि वह राज्यसभा का सदस्य भी होता है। उपराष्ट्रपति राज्यसभा के सदस्य तो होते नहीं, सदस्य बनने की अर्हता रखते हैं लेकिन सदस्य होते नहीं हैं। यही कारण है कि अगर उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति के पद के लिए खड़ा हो जाता है तो रिजाइन भी करके कर सकता है, ताकि आम आदमी हो सके। चूँकि राष्ट्रपति तो देश के किसी भी हिस्से में जहाँ से भी लोकसभा का निर्वाचन होता है वहाँ तक वो बन सकता है व्यक्ति, लेकिन उपसभापति
अगर राष्ट्रपति बनना चाहता है, जैसा कि 1967 में हुआ, जब वीवी गिरी उपराष्ट्रपति थे, और जब उनके निधन के पश्चात, यानी डॉक्टर जाकिर हुसैन के निधन के पश्चात उनके राष्ट्रपति बनने की बारी आई, तो उन्होंने पहले उपराष्ट्रपति पद से रिजाइन किया, फिर राष्ट्रपति पद के लिए खड़े हुए। श्रीमती इंदिरा गांधी कहने पर खड़े हो गए, यानी अपने पार्टी के ऑफिशियल कैंडिडेट नीलम संजीव रेड्डी के विरुद्ध उन्होंने खड़ा कर दिया था इनको, वीवी गिरी को। वीवी गिरी इस प्रकार से द्वितीय चक्र की मतगणना के आधार पर चुनाव जीत गए थे। खैर, वो तो पुरानी बात हो गई, लेकिन हम लोग यहाँ मोदानी और गांडोस की बात कर रहे हैं। तो बीजेपी वालों ने गांडोस शब्द का कॉइन कर दिया है गांधी परिवार और सोरोस के बीच के संबंधों को दिखाने के लिए, कि एक विदेशी के कहने पर यहाँ सरकार को अस्थिर करने की कोशिश की जा रही है, और एक विदेशी धरती पर न्यायालय द्वारा दिए गए फैसले के आधार पर अडानी को यहाँ घेरने की कोशिश की जा रही है, और मोदी साहब के साथ संबंध जोड़ने की कोशिश की जा रही है। तो बीजेपी वालों ने मोदानी का जवाब गांडोस से दिया है। खैर, जो भी है, ये बहुत ही मज़ेदार वाक़या हो रहा है राज्यसभा और लोकसभा दोनों में। ऐसा नहीं, लोकसभा में निशिकांत दुबे वगैरह ने ये मुद्दा उठाया था, और राज्यसभा में चाहे वो द्विवेदी साहब हों, चाहे वो सुधांशु द्विवेदी, चाहे वो नड्डा साहब हों, इन सब ने इस मुद्दे को उठाया। नड्डा साहब तो सदन के नेता, यानी राज्यसभा में सरकार की ओर से प्रतिनिधित्व करने का अधिकार उन्हीं को है। खैर, जो भी है, मोटे तौर पर आप ये कह सकते हैं कि मोडानी और गांडोस का ये मुद्दा गर्म होता जा रहा है, और देखना है आगे क्या होता है। क्या उपराष्ट्रपति के विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव, जिसको मीडिया में कहा जा रहा है, या जैसे रिमूवल का प्रस्ताव पारित हो पाएगा? नहीं हो पाएगा मेरी समझ से, क्योंकि अपेक्षित बहुमत नहीं है विरोधी दलों के पास। कुछ लोग 82 कह रहे हैं, कुछ लोग 85 कह रहे हैं कि विरोधी दलों के पास यही अधिकतम संख्या है, और बहुमत के लिए कुछ लोग 119 कह रहे हैं, कुछ लोग 116 कह रहे हैं। तो जो भी है, एक्चुअली जब 85 या 82 है अधिकतम संख्या विरोधी दलों के पास, तो 116 119 होने की संभावना ही नहीं है। जबकि सत्तारूढ़ दल के पास, यानी एनडीए के पास 112, कुछ लोग 113 भी बोल रहे हैं, और 6 कह रहे हैं कि निर्दलीय भी साथ में आ जाएंगे। इसके अलावे अभी YSRCP, यानी जगन मोहन रेड्डी की YSRCP, और ये बीजू जनता दल इत्यादि, या मायावती जी का अभी वोट बचा हुआ है। तो सरकार ये किन प्रकार इनको समझा ले जाएगी, अपने पक्ष में मतदान करवाने में सफल रहेगी, जिससे ये मुद्दा विरोधी दलों का उपराष्ट्रपति को हटाने का मुद्दा पूरी तरह से खारिज हो जाएगा। हालांकि उसके पीछे विरोधी दलों की चाल ये है, किसी तरह से इस मुद्दे पर विरोधी दलों को एकजुट किया जाए। चूँकि तृणमूल कांग्रेस की अध्यक्षा ही, यानी सुश्री ममता बनर्जी ही इसकी अध्यक्षता करने की कवायद कर रही थी, यानी इंडी गठबंधन की अध्यक्षता करने की कवायद कर रही थी। तो वो भी इसमें साथ में आ गई हैं, क्योंकि जगदीप धनखड़ साहब इसके पहले पश्चिम बंगाल के गवर्नर रहे हैं, और ममता बनर्जी से उनकी कभी नहीं पटी। तो ममता बनर्जी के सभी राज्यसभा मेंबरान ने इनको हटाने संबंधी प्रस्ताव का समर्थन किया है। मोटे तौर पर आप कह सकते हैं कि ये दोनों तरफ से, सत्तारूढ़ दल और विपक्षी दल दोनों तरफ से, एक रस्साकसी का खेल खेला जा रहा है। देखना ये है कि ये आगे कहाँ तक जाता है, कौन सा रुख अख्तियार करता है। इसी पर हम लोग आगे भी चर्चा करेंगे। अगर चैनल आपको पसंद आया हो तो आप इसको लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें। धन्यवाद।